हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे बिल्कुल न्यू चैप्टर 10 सर्कल। तो सर्कल स्टार्ट करना है हमने चैप्टर 10, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने जो चैप्टर क्या कहते हैं क्लास 9 चैप्टर 10 यानी कि सर्कल आपने पढ़ा था वो आपको अच्छे से आता होगा। बट अगर नहीं भी आता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार हम उसको रिकॉल करेंगे अच्छे से और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। तो देखते हैं बेटा, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल होता किसे होता क्या है, किसे कहते हैं सर्कल ना। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंगल, है ना। बैंगल की शेप कैसी होती है बेटा? सर्कुलर शेप होती है, तो उसको सर्कल कहते हैं। सेकंड जैसे कि कॉइन, ठीक है। और थर्ड जैसे कि व्हील, ठीक है, व्हील ऑफ अ कार या व्हील ऑफ अ बाइक या व्हील ऑफ अ साइकिल, कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है चीजें बेटा, सर्कल है। कुछ बच्चे कहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में कि सर सर्कल तो बॉल भी होती है, तो नहीं बेटा, ये गलत है। बॉल सर्कल नहीं है, बॉल तो लाइक अ स्फीयर, ठीक है ना। स्फीयर बॉल क्या होती है बेटा? स्फेरिकल शेप होती है, तो उसको सर्कल नहीं कहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि बेसिकली सर्कल क्या है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि किसी प्लेन पे अगर हम कलेक्शन करते हैं सभी पॉइंट्स की, ठीक है, विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, लेट सपोज ये, और मैंने यहां से एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले लिया, लेट सपोज यहां तक का ले लिया, और यहां से इस डिस्टेंस से एक पर्टिकुलरली मैंने क्या करी, कलेक्शन करी सभी पॉइंट्स की, ये फिक्स्ड डिस्टेंस रख के, है ना। तो अगर मैं इन सभी कलेक्शन करूं तो क्या बन जाएगा बेटा? एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो आप थोड़ा सा एक बार फील करना, रिकॉल करना, इस चीज को समझ में आ जाएगी। तो देखो बेटा, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो बच्चों मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि सर्कल क्या होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में भी आ गई होगी। बट हमने थोड़ा सा और जानना है सर्कल के बारे में। अच्छा, मैं वन बाय वन आपको समझाता जाऊंगा और यहां से रफ करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, और बोर्ड आप देख सकते हैं पूरा फुल है ना। तो मैंने डेफिनेशन बता दी है, तो मैं इस डेफिनेशन को अब रफ कर रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ओके, और बच्चों फटाफट से, बिल्कुल नया चैप्टर हो रहा है तो ध्यान से देखें बेटा, चीजों को समझे अच्छे से और करते आगे। तो बेटा सर्कल क्या होता है ये बात हमने समझा दी आपको। अब सर्कल बना के भी दिखा देते हैं, लाइक दिस। मैं मानता हूं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना होगा, बट ठीक है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, ये सर्कल है। और जैसे कि मैंने बताया एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है और इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस मैंने लिया। इस डिस्टेंस पे जितने भी मैंने पॉइंट्स मार्क करे उसकी जब मैंने कलेक्शन करी तो मेरे को क्या मिला बेटा? मुझे एक सर्कल मिल गया, ठीक है। तो बेटे इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम मैंने रखा, क्या रखा? मैंने नहीं रखा यार, पहले से रखा हुआ है, सेंटर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा? सेंटर। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो आप फिक्स्ड डिस्टेंस देख रहे हैं, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। लाइक अगर इस पॉइंट का नाम ए दे दूं और इस पॉइंट का नाम ओ दे दूं, तो ओ ए क्या कहलाती है बेटा? रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, आई एम श्योर बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। और ये जो आप टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री देख रहे हैं, इस लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या नाम दिया गया बेटा? इसको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं बेटा? सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये कहलाती है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा आप लोगों को, और आगे चलता जाऊंगा, क्योंकि बेटा थोड़ी सी स्पेस की कमी है और कोई रीजन नहीं है। तो देखते हैं आगे। तो बेटा इसके बाद आगे का पॉइंट आता है इक्वल, ये थ्योरम्स है बेटा कुछ। ये हम अभी क्या कर रहे हैं बेटा, चैप्टर 9 जो हमने पढ़ा, चैप्टर 9 सॉरी क्लास 9 में जो हमने चैप्टर 10 पढ़ा था सर्कल, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं ना। तो वही सारी थ्योरम्स हैं ये जो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, क्योंकि बेटा चैप्टर 10 में इन थ्योरम्स का यूज होना है, तो इसको रिकॉल करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इनको रिकॉल करना जरूरी हो जाता है। तो एक बार देखते हैं बेटा, आप लोग ध्यान दें। देखो तो अगली थ्योरम क्या कहती है। अच्छा, थ्योरम के बताने से पहले मैं कुछ और जनरल चीजें आपको बता दूं, थ्योरम्स पे बाद में आते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा था आपसे। चलो मैं यहीं पे करता हूं।
देखो लेट्स सपोज ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ों की जानकारी दी, जैसे कि ये सेंटर होता है और सेंटर से जो फिक्स डिस्टेंस मैंने बताया था उसको रेडियस कहते हैं। इसके अपार्ट इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये इसकी जो टोटल बाउंड्री की जो लेंथ होती है इट इज कॉल्ड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ना, ठीक है। ओके, अगर मैं इस पे कोई 2 पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ये और ये, ठीक है। ये सपोज टू बी ए है, ये सपोज टू बी बी है, ठीक है। आप एटलीस्ट ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे पे स्पेस कम है तो हो सकता है कि मैं कुछ चीजें लिखवा ना पाऊं, लेकिन बट मैं आपको मुंह से बता रहा हूं तो आप ध्यान से सुने और अपने क्या कहते हैं नोटबुक में लिखें उसको। अब जैसे कि मैं इस सर्कल पे 2 पॉइंट्स लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने ये दोनों पॉइंट्स ले लिए। अब आप देख रहे हो कि इसने सर्कल को क्या किया कि 2 चीजों में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाली चीज और एक इसके ऊपर ये वाली चीज। ये देखो ना, एक ये वाली चीज और एक इसके ऊपर ये वाली चीज, आप देख रहे हैं ना। तो कुछ इस तरीके से, तो बेटा इन चीजों को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बेटा आर्क। इनको क्या कहते हैं, आर्क। इट इज द आर्क ऑफ अ सर्कल। और ये छोटी है तो इसको माइनर आर्क कहेंगे, ये वाली बड़ी थी तो इसको मेजर आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, तो ये वाली कहलाती है माइनर आर्क और ये वाली कहलाती है मेजर आर्क। तो आप इस चीजों को लिखते रहें साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखते रहें, ज्यादा बेटर है। मैं बोल रहा हूं तो आप लिखते भी रहें साथ साथ ना। ओके, तो ये होती है आर्क। अब अच्छा, अब इस 2 पॉइंट्स को मैं आपस में लेट्स सपोज जोड़ देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, तो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। आप देख सकते हैं एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है बेटा, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल की कॉर्ड कहलाती है, ध्यान रखना, ये सर्कल की कॉर्ड कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, सर्कल की कॉर्ड कहलाती है। तो इट इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब ये कॉर्ड सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। ध्यान से देखो बेटा, ये कॉर्ड जो है सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रही है। एक ये वाला सेगमेंट आप देख सकते हैं और एक ये वाला सेगमेंट आप देख सकते हैं। तो इन सेगमेंट्स को कहते हैं बेटा, जो बड़ा सेगमेंट है वो मेजर कहलाएगा, जो छोटा सेगमेंट है वो माइनर कहलाएगा, ठीक है। तो आई रिपीट, ये वाला सेगमेंट का नाम क्या है बेटा, इट इज अ मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये वाले सेगमेंट का नाम क्या होगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट, ये बातों को याद रखना। अच्छा, ये जो हमारे सेगमेंट हैं ये कैसे ड्राइव हुए बेटा, कैसे बने, मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे बने, ये कॉर्ड से बने। आप चेक कर लो भाई, ये कॉर्ड से बने हैं, ठीक है। ये किससे बने हैं बेटा, कॉर्ड से बने हैं। तो इसके बाद आगे की बात करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई है कि सेगमेंट बेसिकली कॉर्ड से बनता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपको समझ में आया कि माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो दोनों पॉइंट हमने लिए थे ये बिल्कुल ऐसी जगह ले लिए जाएं जब इनसे जो लाइन बने वो लाइन इनके सेंटर से पास हो जाए, कुछ इस तरीके से। भाई ये भी तो पॉसिबल है ना कि ये दोनों पॉइंट मैं कुछ इस तरीके से ले लूं, मैं कुछ इस तरीके से ले लूं कि इससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो किससे पास हो जाए बेटा, सेंटर से पास हो जाए। अच्छा, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कोई भी, मतलब ये कहलाएगी तो बेटा कॉर्ड ही। ये जो लाइन सेगमेंट है इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड ही कहते हैं ना। तो ये कहलाएगी तो कॉर्ड ही। लेकिन उस केस में, इन केस अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास हो जाती है तो इस कॉर्ड को कहते हैं बेटा लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यानी कि तो उस केस में ये सर्कल की सबसे ज्यादा लंबी कॉर्ड होगी, इससे ज्यादा लंबी कॉर्ड सर्कल के अंदर हो ही नहीं सकती, ठीक है। और इसी कॉर्ड को हमने दूसरा नाम दे दिया जिसका नाम है डायामीटर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डायामीटर कहते हैं। आप फिर से चेक करो, इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। और देखो एक बात ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस, तो यहां से यहां तक का रेडियस और यहां से यहां तक का भी रेडियस, यानी कि ये 2 रेडियस हो गई। तो भैया आपको बात समझ में आई कि डायामीटर जो है वो रेडियस का दुगना भी होता है, चेक कर लो, ठीक है। डायामीटर जो है रेडियस का दुगना भी होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। एटलीस्ट इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने सेगमेंट के बारे में आपको बताया, मैंने आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड के बारे में बताया और मेजर आर्क माइनर आर्क के बारे में बताया। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे की बात करते हैं, आगे देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ, एक चीज और है बेटा, एक चीज और है, उसको और बता दूं मैं यहीं पे। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। देखो एक छोटी सी चीज और है, और हाँ एक नहीं 2 चीज बतानी है। देखो बेटा क्या है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, जैसा कि मैंने बताया था ये सेंटर है। यहाँ पे मैं अगर कोई 2 पॉइंट लेता हूँ ए और बी, ठीक है,
अगर मैंने इसको आपस में ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ये कॉर्ड बनेगी, और कॉर्ड से मेरे दो रीजन निकल के आते हैं। एक रीजन का नाम होता है मेजर सेगमेंट, एक रीजन का नाम होता है माइनर सेगमेंट। ये आपने बात समझी। लेकिन अगर मैं इसको ज्वाइन ना करूं और इन दोनों को ही सेंटर से ज्वाइन कर दूं, लेट्स सपोज यहां से, ठीक है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो भी मेरे पास दो रीजन आते हैं, तो भी मेरे पास क्या आते हैं बेटा, दो रीजन आते हैं। एक रीजन ये वाला है शेडेड और एक अनशेडेड रीजन है। तो बेटा इन रीजन का नाम क्या है, इन रीजन का नाम क्या है, इन रीजन का नाम है बेटा सेक्टर। इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है, और इट इज मेजर सेक्टर। तो आई एम श्योर बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक तो ये बात बतानी थी। तो बेटा बेसिकली जो रेडियस से डिस्क्राइब हुआ उसको हम सेक्टर कहते हैं, जो कॉर्ड से डिस्क्राइब हुआ उसको हम सेगमेंट कहते हैं। अगर इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो प्लीज फटाफट से बस कमेंट में इतना लिख दें, यस सर यस सर यस सर, ठीक है। तो मैं जब तक आगे चल रहा हूं फटाफट से आप मेरे को बता दो यस सर लिख के, नहीं आई तो नो सर लिख देना। इसके बाद बेटा बात करते हैं, देखो सुनिए मेरी बात। मैंने जैसे कि 2 पॉइंट लिए थे, है ना। अब इन 2 पॉइंट्स को मैं फिर से वही सेंटर से पास कराते हुए कुछ इस तरीके से लूंगा कि सेंटर से पास हो जाए। तो एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया। तो मैंने अभी आपको ये बात समझाई थी कि ये डायमीटर होता है, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और डायमीटर को ही हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं सर्कल की, है ना। तो ये बात मैंने समझाई थी। लेकिन मैं एक चीज बताना भूल गया था कि बेटा जो डायमीटर होता है ना, वो सर्कल को 2 इक्वल रीजन में डिवाइड करता है। अभी तक क्या हो रहा था कि कॉर्ड एक छोटे रीजन में और एक बड़े रीजन में डिवाइड कर रही थी, जिसको मैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कह रहा था। लेकिन इन दैट केस ये दोनों रीजन इक्वल है, तो कोई माइनर या कोई मेजर नहीं है, दोनों इक्वल है। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं सेमी सर्कल, आधा सर्कल, यानी कि, है ना, क्या कह सकते हैं, सेमी सर्कल। ये भी और ये भी, तो इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं है, दोनों ही सेमी सर्कल है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक चीज और सीखी कि डायमीटर जो है वो सर्कल को बीच में से काट देता है, यानी कि आधा कर देता है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और बच्चों मैंने आपसे कुछ बोला था, वो आपने मैसेज कर दिया है, तो मैं आगे चलता हूं फिर, ठीक है। फटाफट से बस इतना लिख दो यस सर अगर समझ में आ गया है तो, और किसी को नहीं समझ में आया तो फिर नो सर लिख दे। तो मैं कोशिश करता हूं दोबारा से समझाने की कुछ चीजों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, है। देखो अब सर्कल के बारे में जितना बेसिक इंट्रो था वो मैंने आपको दे दिया है। अब हम आगे उनकी कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो आपके सामने बोर्ड्स पे सारी थ्योरम्स लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं एक बार। तो बेटा पहली थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर और वाइस वर्सा। देखो मतलब समझो क्या कहने का है। कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि अगर किसी सर्कल के अंदर इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स क्या होती है बात तो समझ में आ गई है। अब मान लो कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, सॉरी एक छोटी बड़ी लग रही होगी आपको, मैं बराबर करने की कोशिश करता हूं। अभी मेरे ख्याल से इक्वल जैसी लग रही है। तो लेट्स सपोज ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों की लेंथ इक्वल है, मान लेते हैं दोनों 5-5 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पे कोई सेंटर है, ठीक है। अब देखो थ्योरम समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि इक्वल कॉर्ड, यानी कि दोनों कॉर्ड मैंने इक्वल लिए, सबटेंड एन इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि ये बोलनी चाह रही है थ्योरम कि ये जो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है, इसने ये बात बोली है। तो यानी कि ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, और वाइस वर्सा, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाए तो वो लेंथ में इक्वल कहलाएंगे। वाइस वर्सा यानी कि इसकी उल्टी, है ना, इसकी रेसिप्रोकल, यानी कि कन्वर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा अगर किसी सर्कल में इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो इस थ्योरम में हमने ये सीखा, और मेरे हिसाब से सबको बात समझ में भी आ गई होगी। बट फिर भी किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि सर इसको कैसे प्रूफ करें। वैसे तो मैंने 9th क्लास में कराया है प्रूफ, लेकिन फिर भी चलो आप भूल गए होंगे, 1 साल हो गई है बात को, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ना, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं तो सीपी-सीटी से एंगल इक्वल आ जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी बहुत आसान है। देखो इसकी वाली साइड इसके इक्वल, इसकी वाली साइड इसके इक्वल, और इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ये तो गिवन है भाई, कॉर्ड इक्वल है। तो ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, और सीपी-सीटी से दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो बस यही था इस थ्योरम में कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर सेंटर के एंगल इक्वल है तो कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होगी। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे चलता हूं इसको रफ करके, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस भी बनता जा रहा है, अब चलते जाते हैं आगे आगे। चलो भाई, तो चलते आगे। तो हाँ, इसके बाद थी अगली थ्योरम
कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, लेकिन किस पे, आगे पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड पे, कहने का मतलब टू अ कॉर्ड यानी कॉर्ड पे, तो कहते हैं बाइसेक्ट द कॉर्ड और वाइस वर्सा, यानी कि कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी कि ये वाली चीज, तो इसने ये बोला कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के इक्वल है। लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है और ये एम है, ये सेंटर पॉइंट ओ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एम बराबर एम बी कहलाएगी। तो इस थ्योरम, ये थ्योरम हमें क्या सिखाती है कि अगर हम सर्कल से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर भैया किसी लेंथ ने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया हो तो वो डेफिनेटली लेंथ क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ कहलाएगी, यानी कि वो परपेंडिकुलर है ना। तो वाइस वर्सा यानी कि इसकी उल्टा कहती है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे ये थ्योरम भी बहुत इजी थी और आपको समझ में आ गई होगी, बट फिर भी किसी के मन में डाउट हो कोई सर प्रूफ, तो वैसे तो मैंने बताया 9th क्लास में कराया, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो आपके मन की शंका मैं पूरी कर देता हूं। मैं क्या करूंगा, इसको और इसको ज्वाइन करा दूंगा, है ना बच्चों, और यहां से मेरे पास दो ट्रायंगल आ जाएंगे। अब मैं इसमें कॉन्वेंसिव प्रूफ करूंगा और सीपीसीटी से दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाली कॉमन साइड है, तो चेक कर लो आरएचएस रूल लग गया। एक राइट एंगल दिखाया, एक हाइपोटेनस दिखाई और एक साइड दिखाई, तो आरएचएस रूल से कॉन्वेंसिव प्रूफ हो गई और सीपीसीटी से एएम बराबर एमबी हो गई। तो भैया हो गया प्रूफ, यही तो दिखाना था हमने। तो उम्मीद करता हूं आपको ये थ्योरम भी समझ में आ गई होगी। और इसकी वाइस वर्सा यानी कि उल्टी का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लेंथ कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो वो लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ कहलाती है, उल्टे में ये होता है ना। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। और अगर किसी को थोड़ा सा भी तनिक सा भी डाउट है तो आप मेरे को बता देना, वैसे तो होना नहीं चाहिए क्योंकि सबने ऑलरेडी पढ़ रखा है सब कुछ। तो देखते हैं बेटा आगे। तो अगली थ्योरम क्या कहती है, कहती है देयर इज अ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि तीन नॉन कोलिनियर। देखो सबसे पहले बात आती है कि कोलिनियर किसे कहते हैं। एक सेकंड रुकना, जरा पानी पी लें। तो सबसे पहले नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, पहले समझते हैं कोलिनियर किसे कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जो एक ही लाइन में हो, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे हो उसे कोलिनियर कहा जाएगा। तो नॉन कोलिनियर जो एक लाइन पे ना हो उसे नॉन कोलिनियर कहेंगे, है ना। तो तीन ऐसे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर कहलाते हैं जो एक लाइन पे नहीं। आप चेक कर लो, एक लाइन बना ही नहीं सकते ना कभी भी, तो इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो इस थ्योरम ने ये सिखाया कि अगर तीन पॉइंट्स हैं तो उससे एक ही सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। चलो ट्राई मारते हैं। अगर एक पॉइंट होता तो आप कितने सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो भैया अनगिनत कर सकते हैं। चेक करो, एक कर दिया, एक और कर दिया, एक और कर दिया, एक और कर दिया, मतलब जितने मर्जी करते जाओ इस पॉइंट से ड्रॉ, है ना। एक पॉइंट से मतलब इन्फिनिटी ड्रॉ हो सकते हैं। अगर दो पॉइंट होते तो बच्चों उससे सिर्फ और सिर्फ दो सर्कल ड्रॉ हो सकते थे। देखो एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, इसके अलावा कोई तीसरा सर्कल इससे ड्रॉ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं बन सकता, ये वाला बस, ठीक है। और ये बात आपने 9th क्लास में पढ़ी भी है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलो चलते हैं आगे, है ना। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं थी, बट फिर भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगली थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और वाइस वर्सा। देखो कहने का मतलब समझो, कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स हो। लेट सपोज ये है ना, और एक ये, दोनों इक्वल कॉर्ड्स मान लेते हैं हम, एक ए बी और एक सी डी, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। और यहां पे कहीं पे सेंटर रहा होगा इसका बीच में ओ। अब क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस बनाती हैं, या फिर ब्रैकेट में यहां पे सेंटर्स भी लिख सकते हो आप। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक सर्कल के अंदर ना हो, दो सर्कल के अंदर हो, लेकिन इन दैट केस आपके सर्कल की रेडियस सेम होनी चाहिए, है ना। चलो खैर आप सेंटर्स इसलिए नहीं लिखा मैंने, आप इसी में समझो।
देखो लेंथ परपेंडिकुलर, देखो डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है। ये नहीं कि आप इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से नाप लिया है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ऐसे तो 3600 डिस्टेंस आ जाएंगे भाई। डिस्टेंस कौन सा कहलाता है, जो हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 90 डिग्री बनाती हो, ये वाला डिस्टेंस है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो 90 डिग्री, यहाँ पे जिस पॉइंट पे भी 90 डिग्री आ रहा हो, है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो इसको m और इसको n मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। अब बात को समझते हैं। कहते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि कॉर्ड्स इक्वल है, पहले से बोल दिया। कहता है कि इक्वल डिस्टेंस बनाती है सेंटर से, यानी कि आपने ये बताना कि ये दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल होते हैं। तो नो डाउट, वैसे तो थ्योरम कह रही है वो इक्वल होते होंगे, है ना, लेकिन फिर भी कि सर अगर हमने इसको प्रूफ करना होता तो कैसे करते। तो बेटा प्रूफ करना तो बहुत आसान है, आप फिर से इसमें वही कर सकते थे जो मैंने आपको अभी तक बताया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इसमें क्या कर सकते थे बेटा, आप इसमें ये काम कर सकते थे कि आप इसको ज्वाइन कर लेते थे सपोज, है ना, और इसको ज्वाइन कर लेते थे, और इसमें अगर आप कॉन्वेंसी प्रूफ कर देते तो सीपीसीटी से आपके ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाते, है ना। खैर हमें वो नहीं सीखना, हमें तो बस देखो, और अगर आपने करना भी तो भी देख लो यार, मैं बताता हूँ भाई। ये मान लो 5 है तो ये भी 5 है, और भैया हमने अभी अभी थ्योरम में सीखा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये 2.5 हो जाएगा, तो भैया ये भी 2.5 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, वेरी गुड। ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, वेरी गुड। ये 90 डिग्री है, वेरी गुड। तो हो गया, बस हो गया ना बेटा आरएचएस रूल से भाई, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड, तो कॉन्वेंसिव प्रूफ होती सीपीसीटी से, आपने वो दिखा देना है। चलिए बहुत इजी थी थ्योरम। और वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि इसका उल्टा भी प्रूफ है, यानी कि उल्टा कैसे, कि अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो कॉर्ड की लेंथ इक्वल होती है, बस वाइस वर्सा ये कहती है, ठीक है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी, अभी तक तो आ रही होगी, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ था भी नहीं जो टफ रहा हो या मुश्किल हो, जो आपको ना समझ में आए, तो आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। अच्छा बेटे ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना, एक बार बता देना बच्चों जरा फटाफट से, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, आपको पता ही है। तो एक बार फटाफट इतना और बता दो बस, और बाकी आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी केयर, क्या अभी तक जितनी भी कराई है सारी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी के कंपैरिजन में। तो कहते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, देखो यानी कि मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूं पहले तो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी कि एक आर्क से बना एंगल, ये एक आर्क बताया था बेटा, ये माइनर और ये मेजर आर्क, है ना। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे बना एंगल, यानी कि यहां पे बना एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। कहता है कि इस डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि बचे हुए सर्कल के किसी पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। यानी कि लेट्स सपोज इस पार्ट पे मैं बना देता हूं एक एंगल, तो ये थ्योरम ये कहती है कि ये वाला एंगल इसका डबल होता है, ये वाला एंगल इसका डबल होता है। अच्छा इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि 9th क्लास में मैंने करा रखा और थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है प्रूफ, तो इसलिए प्रूफ नहीं समझाऊंगा, बट थ्योरम समझा रहा हूं। तो भैया ये इसने क्या बोला कि एंगल जो AOB है, यानी कि ये वाला एंगल, ये दुगना है किसके एंगल A, इसको C नाम देते हैं, ACB के, ठीक है। लेकिन बच्चे ये तो पहला केस था, इसमें और भी केस हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये दोनों पॉइंट जो मैंने लिए थे वो मैं सेंटर से पास करा देता तो क्या होता, चेक करो। अगर मैं सेंटर से पास कराता तो क्या होता, तो भैया इस पे जो एंगल बनता वो एंगल 180 डिग्री बन जाता, चेक कर लो। सेंटर पे एंगल 180 डिग्री बन जाता। भाई इन दैट केस तो मुझे पता नहीं चल रहा ना कि कितना एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि 180 डिग्री बनता है, क्योंकि बेटा लीनियर पेयर नहीं बन गया, ये चेक कर लो आप, लीनियर पेयर भैया 180 डिग्री होता है। और फिर से सर्कल के किसी रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनाते हैं, लेट्स सपोज यहां पे बना देते हैं। तो भैया हमने ये थ्योरम सीख लिए कि ये वाला एंगल इसका आधा होगा, तो भैया अगर ये 80 100 है तो ये उसका आधा 90 डिग्री होगा। तो इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, वो क्या है कि एंगल इन दी सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि आधे सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल होता है, समकोण होता है, ठीक है बेटा। तो इस बात को लिख लेना, एंगल इन दी सेमी सर्कल इज इक्वल टू राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। ओके, अगर ऐसा ना होता तो तीसरा केस क्या हो सकता था वो भी देख लेते हैं एक बार। तो तीसरा केस ये हो सकता था कि ये दोनों पॉइंट लेट्स सपोज कि यहीं पे ही होते, ठीक है, ए और बी, और ये भी यहीं पे ही होता। ना 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 ये मत करो, फिर तो थोड़ी सी आपको समझने में आसानी नहीं रहेगी। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसको, इन दोनों पॉइंट्स को मैं कहीं और ले लेता हूँ, क्योंकि फिर आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको।
तो भैया ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ले लेते हैं, काम करते हैं। देखो मतलब वही है कि बस सर्कल को थोड़ा सा रोटेट ही कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बात को समझो। ये आपका सेंटर हो गया। अब हमने तो थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है, तो थ्योरम क्या कहती है कि भैया सेंटर पे बना एंगल। अब सेंटर पे आप कंफ्यूज हो जाते हो यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होना था कि सर सेंटर में दो एंगल बन रहे हैं, ये भी और ये भी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी कंफ्यूज होना था, ये भी और इसके ऊपर ये भी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात है, एक एंगल ये भी बन रहा है और एक एंगल ये भी बन रहा है, ठीक है। तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो बेटा आप ध्यान देना कि आपने जो दूसरा पॉइंट लिया, यानी कि अदर पॉइंट्स जो लिया, ए और बी को छोड़ के जो अदर पॉइंट्स लिया, वो आपने कहां पे लिया उस पे डिपेंड करता है। वो अगर आपने यहीं पे लिया है, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट लिया है, तो भैया हम बात कर रहे हैं इस वाले की, ठीक है। अगर आपने इस वाले पोर्शन में लिया होता ये सी पॉइंट, तो हम बात करते हैं ऊपर वाले एंगल की, बस इतना सा ध्यान रखना। तो अब ये एंगल जितना भी होगा ये उसका आधा होगा, ठीक है। तीसरा रिजल्ट ये कहता है, और ये बेसिकली बताने का रीजन मेरा यही था कि आप इस एंगल को डिस्क्राइब कर सको कि ये एंगल है कौन सा बेटा, है ना, कि ऊपर वाला है या फिर नीचे वाला, कोई भी हो सकता है। आप ऊपर वाला लोगे तो ऊपर वाला ले लो, लेकिन ऊपर वाले के केस में फिर यहाँ पे आपका सी पॉइंट होना चाहिए, है ना, मतलब इस वाले पोर्शन पे, इस वाले आर्क पे। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी इस थ्योरम में क्या बताया गया है क्या नहीं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं बेटा, है ना, आगे देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं फिलहाल। तो देखते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक ही सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। अब सेगमेंट किसे कहते हैं, ये बात मैंने आपको बखूबी बहुत अच्छे से बताई है कि भैया सेगमेंट कहते हैं हम किसे, अगर हम दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो एक तरफ बड़ा सेगमेंट एक तरफ छोटा सेगमेंट बन जाता है ना, या फिर अगर सेंटर पे है तो इक्वल सेगमेंट बनते हैं, तो सेगमेंट इसे कहते हैं। तो अब इसने ये बोला कि एक ही सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। देखो बात को समझो, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक ही सेगमेंट में। तो एक ही सेगमेंट का मतलब ये कि हमने सीखा कि दो सेगमेंट बनेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। भाई जाहिर सी बात है, इसको ज्वाइन करने से बड़ा और छोटे तो बनेगा। तो एक ही सेगमेंट का मतलब ये कि या तो सारे एंगल आप बड़े सेगमेंट में बनाओ या फिर सारे एंगल आप छोटे सेगमेंट में बनाओ, तो वो सारे एंगल आपस में इक्वल कराएंगे। लेकिन बड़े में बना रहे तो बड़े में ही बनाना, छोटे में बना रहे तो छोटे में बनाना। यानी कि अगर मैं बड़े पे बनाता हूं, लेट्स सपोज मैंने एक ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया, ठीक है। अब जितने मर्जी बना लो, एक ही सेगमेंट में होने चाहिए। अगर आप बड़े में बना रहे तो आप बड़े में बनाओ, छोटे में बना रहे तो छोटे बनाओ। तो ये सारे एंगल बेटा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारे एंगल इक्वल होते हैं, जैसे कि इनके नाम ABC DE FG एंड सो ऑन। तो एंगल ACB बराबर एंगल ADC बराबर एंगल AEB बराबर एंगल AFD और बराबर है AGB। और भी बना लो, जितने मर्जी बना लो, ठीक है। जैसे कि ये वाला बन गया, तो जितने मर्जी आप बना लो एक ही सेगमेंट में एंगल, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम ये कहती है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। और सिमिलरली अगर आप छोटे सेगमेंट में बनाते, छोटे में बना लेते, वो सब आपस में इक्वल कहलाते, लेकिन वो इसके इक्वल नहीं कहलाते, ठीक है। ऐसी कोई थ्योरम नहीं है। थ्योरम ये कहती है कि एक ही सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। तो इस चीज को याद रखें और चलो आगे चलते हैं, ठीक है। बाद में आपने अच्छे से सबको नोट करना है, ठीक है भाई। तो चलिए इस थ्योरम को भी रख करें। अब इधर लास्ट थ्योरम है, लेकिन लास्ट नहीं है, एक्चुअली मेरे पे जगह नहीं थी, तो दैट्स व्हाई मैं लिख नहीं पाया। बाकी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं फिलहाल जो बोर्ड पे लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग। कहता है कि इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line segment containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are concyclic। अभी कंसाइक्लिक पॉइंट्स किसे कहते हैं उस चीज को आप समझ लो, इतनी बड़ी थ्योरम समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा फंडा है कि अगर 4 पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई करें, ठीक है, 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, तो दे आर कंसाइक्लिक। तो ये कंसाइक्लिक कहते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसे सिचुएशन, इस थ्योरम में कुछ ऐसा ही लिखा है। ये 4 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, A B लेट्स से C और ये D, और ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम कंसाइक्लिक कहते हैं। फिर भी इस थ्योरम का मतलब समझते हैं। कहते हैं कि इफ अ लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, यानी कि ये वाले पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, मेरे को बोला था इसने। तो एक लाइन सेगमेंट मिल गया हमने। अब कहता है कि सबटेंड इक्वल एंगल्स, तो ये इक्वल एंगल्स बनाएगा। देखो चेक करो, एंगल्स एट द टू अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स है, दो अदर पॉइंट्स है ना, लाइन ऑन द सेम साइड, वो एक ही साइड पे, यानी कि ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एक ही साइड पे है ना, ऊपर या फिर नीचे। लाइन सेगमेंट कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं लाई ऑन अ सर्कल, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, कंसाइक्लिक कहलाते हैं। बस इतनी सी बात थी। और ये आपको पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अगली थ्योरम है उसमें आपसे साइक्लिक का ही जिक्र करना है, ठीक है। तो इसीलिए पहले ये थ्योरम पढ़ानी बहुत जरूरी थी, तो और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट थ्योरम देखते हैं। तो जो लास्ट थ्योरम है ना, तो मैं उसका आपको प्रूफ कराऊंगा, ठीक है, ना ही वो मैं थ्योरम लिखवाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस आपको समझा देता हूं कि लास्ट थ्योरम क्या कहलाती है। अभी आपने ये तो देख लिया कि कंसाइक्लिक पॉइंट्स किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंसाइक्लिक से ही आया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करते हैं बेटा, सर्कल पे लाई करते हैं, सर्कल पे, सर्कल के बाहर या अंदर नहीं, सर्कल पे लाई करनी चाहिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो कुछ सिचुएशन पिछली वाली बनी है, कुछ अलग नहीं है बेटा, है ना, तो वही सिचुएशन है। तो बेटा ये थ्योरम कहती है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब ये है, इसको कहते हैं बेटा चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल ना, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कहती है बेटा ये थ्योरम ना। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, ठीक है। तो वाइस वर्सा ये करती है। तो चलो आपकी इसके साथ सारी थ्योरम्स कंप्लीट हुई, ठीक है, जो कि 9th क्लास से रिलेटेड थी और इन सभी का यूज हमने देखना है, तो इसीलिए इनको रिकॉल करना थोड़ा सा जरूरी था। तो बच्चों मैंने आपको इनको रिकॉल करा दिया है और अब हम बात करेंगे 10th क्लास की थ्योरम से रिलेटेड। तो देखते हैं एक बार फटाफट से और समझते हैं क्या कहता है। तो भैया 10th क्लास की जिक्र करें उससे पहले कुछ चीजें भी समझ लें ना 10th क्लास से रिलेटेड। देखो इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये लाइन इंटरसेक्ट सर्कल को किसी भी पॉइंट्स पे नहीं कर रही, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के दो केसेस हो सकते हैं, या तो लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि इस पॉइंट पे जैसे इसने किया, ठीक है। तो दो हो सकते थे यहां पे, तो या तो दो पॉइंट्स पे करेगी या फिर एक पॉइंट्स पे करेगी। तो अगर कोई लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो भैया उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे सीकेंट। क्या कहेंगे बेटा, सीकेंट कहेंगे, है ना। और अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उस लाइन को आप कहेंगे टेंजेंट। क्या कहोगे भैया, टेंजेंट। और इस टेंजेंट का जो पॉइंट होता है, यानी कि जिस पॉइंट पे इसने सर्कल को टच किया, बेसिकली टच, इंटरसेक्ट वर्ड तो खैर यहां पे यूज करना ठीक नहीं है, बेसिकली टच किया, उस पॉइंट को एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये कहलाता है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे, देखो यहां पे आपको टच होता हुआ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप मान लो कि इस पॉइंट पे टच हुआ है सर्कल, है, ठीक है। तो आई रिपीट, इसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन के दो केस होते हैं, एक ये कि जब लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और दूसरा केस ये कहलाता है कि जब लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको सीकेंट कहते हैं, जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको टेंजेंट कहते हैं, और टेंजेंट के केस में जहां पे इंटरसेक्ट यानी कि टच करती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात जो मैं समझाना चाह रहा था, और ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, आप ये फील कर सकते हो कि इस पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट पास कर सकता हूं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही टेंजेंट है जो पास हो सकती है इस पॉइंट से,
और कोई नहीं। बाकी सर्कल पे आप दुनिया भर की यानी कि इन्फिनिटी अनगिनत टेंजेंट बना सकते हो, किसी भी पॉइंट्स पे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आपने दूसरी टेंजेंट बनाने की कोशिश की तो टेंजेंट ना बन के सीकेंड बन जाएगी। आप कोशिश करके देखो, जैसे कि मैंने इस पे एक टेंजेंट बनाने की कोशिश की, अब देखो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, तो बेटा एक टेंजेंट ना बन के सीकेंड बन जाएगी। आप कोशिश करके देख लेना, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट याद रखना कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है सर्कल पे, एक से ज्यादा टेंजेंट हम नहीं बना सकते। तो चलो, तो टेंजेंट टू अ सर्कल ये हो गया, ये भी बता दिया मैंने आपको। ये भी हो गया। अच्छा एक चीज और देखो, क्या होता है कि आप कभी भी टेंजेंट बना रहे हो, ठीक है, तो बेटा सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट बना सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं बना सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दी, अब अगर मेरे को दूसरी टेंजेंट इसके पैरेलल बनानी है, लेट्स सपोज कि अगर मेरे को दूसरी टेंजेंट इसके पैरेलल बनानी है, तो वो बेटा दूसरा इसी पॉइंट पे बनेगी जाके, जो इसके पैरेलल होगी, इसके अलावा और कोई टेंजेंट नहीं बन सकती, ठीक है। तो याद रखना ये बात भी, ठीक है। तो बेटा इन दैट केस आपने ना इससे एक रिजल्ट और सीखा। आप याद रखना, ये पता है कब पॉसिबल है, जब ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बने। आप चेक कर लो ये डायमीटर कहलाएगा इस केस में, तो ये जब ही पॉसिबल है जब ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बने, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। आगे आपके पास एक थ्योरम है बेटा, एक थ्योरम है। देखो पहले मैं थ्योरम आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसमें प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, खैर बहुत इजी है तो उसमें प्रूफ क्या ही बताना ना, उसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट है, बट हाँ मतलब जरूर समझाऊंगा। कहते हैं कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो मतलब समझो क्या कहता है। कहता है कि आप सर्कल पे कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी, वो आपकी मर्जी है। मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, और ये सेंटर है, इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करो, किस पे, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करे, है ना। लेट्स सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसने टच किया, तो बेटा ये जो है हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना देगी। तो कहने का मतलब ये है, इससे हमने क्या सीखा कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट का पूरे चैप्टर में जिक्र होता रहेगा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसने क्या बताया कि भैया रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली रंधा रेडियस लेके ये वाली ले लेता, तो फिर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बनाता, तो फिर ये 90 डिग्री का बन जाता, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ये नहीं है कि ये वाली रेडियस इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बस अब तो खत्म ही होने वाली है आपकी क्लास भी, और इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 10.1 रह गई है, और वो फटाफट से हम देख लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, तो फटाफट से आप ध्यान दें और सभी जने एनसीईआरटी बुक को ओपन कर खोल के रखें, ठीक है। मैं 1 बाय 1 आपको सबके आंसर्स बताता जाऊंगा। तो बेटा पहला लिखा है क्वेश्चन, कहते हैं कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, यानी कि सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो बेटा अभी तो पता था इन्फिनिटी हो सकती है बेटा, इसने ये थोड़ा बोला सिंगल पॉइंट से, ठीक है, इसने ये थोड़ा बोला, इसने तो बोला कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो सर्कल पे कितनी टेंजेंट, भैया इन्फिनिटी टेंजेंट अभी तो बताया यार। हाँ एक पॉइंट से अगर ये बोलता तो हम कहते हैं एक ही टेंजेंट, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर पीछे देख के आपको सेटिस्फाई करूंगा कि हाँ भाई हम गलत नहीं है, हम सही है अपनी जगह। तो 10.1 हाँ इन्फिनिटली मैनी, तो पहले का तो आंसर बिल्कुल यही है। अब दूसरे क्वेश्चन में इसने फिल इन द ब्लैंक्स की जिक्र कर दिया है, तो ध्यान से देखेंगे हम इस चीज को और समझेंगे। कहता है पहले पॉइंट में, कहता है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली एक पॉइंट। यार टेंजेंट जो है सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी नहीं टच करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट कहो या टच कहो, बेसिकली असली मतलब तो टच ही बोल बनता है। तो इसमें तो आएगा बेटा 1 पॉइंट, है ना, और ऑब्वियसली बात आपने सीखा भी है। सेकंड में लिखा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ऐसी कोई लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, भैया अभी तो बताया सीकेंट कहते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं सीकेंट, तो इसमें लिखना सीकेंट। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स, अभी तो बताया था कितनी पैरेलल टेंजेंट, 2 ही बना सकते हो भैया, ठीक है, वो भी मैंने बताया डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे। तो अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तो मान लूं कि आपको बात समझ में आ रही है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। ओके आगे देखेंगे 4th पॉइंट के लिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट। देखो कह रहा है कि कॉमन पॉइंट टेंजेंट पे भी टू अ सर्कल
एंड द सर्कल इज कॉल्ड, और सर्कल पे भी कॉमन पॉइंट हो, जो टेंजेंट पे भी कॉमन हो सर्कल पे भी। यार अभी तो बताया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एकमात्र वही तो पॉइंट होता है जो दोनों के लिए कॉमन होता है, टेंजेंट के लिए भी और सर्कल के लिए भी, तो भैया उसको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे, तीसरा और चौथा। तो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है कि अ टेंजेंट पी क्यू, चलो इसकी फिगर बना ही लेते हैं। एक टेंजेंट बनाने को कह रहा है तो सर्कल बनेगा तो ही टेंजेंट बनेगी। लेट्स सपोज ये है ना, कहता है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, यानी कि पी पे ये है टेंजेंट, ठीक है, और यहां पे लेट्स सपोज मैं क्यू पॉइंट मान लेता हूं, ओके। आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 5 है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे सेंटर होगा, ये आपको रेडियस 5 दे दी, ये रेडियस ही तो है ना 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, और इसने ओ क्यू का जिक्र भी कर दिया है 12 सेंटीमीटर की है, चेक कर लो। और आगे आपसे बोला है लेंथ पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू आपने बता दिया, तो भैया मैं तो आंख बंद करके बता सकता हूँ 13 सेंटीमीटर। पूछो कैसे, अभी मैंने बताया था कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये तो 90 डिग्री है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 13 नहीं मैंने गलत लिख दिया, 13 नहीं, ये तो इससे कम आएगी ना, हाइपोटेनस लॉन्ग साइड होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, है ना, ओके। तो 12 का होता है 144, और ये इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ना, तो बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो भैया दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू इक्वल टू, देखो माइनस करके कितना है, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे रह गया 3 में से 2 गया 1, और 1 तो है ही, तो अंडर 119 सेंटीमीटर। लेट मी चेक कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, है ना, तो ऑप्शन डी है बेटा। एक्चुअली अगर ये 12 होता तो ये डेफिनेटली 13 आया होता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करने को बोल रहा है, एंड 2 लाइंस, और 2 लाइंस भी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। देखो इसने ये चौथा क्वेश्चन बोला है, ये तो बिल्कुल ही इजी है, और मैं एक बार इसका आंसर देख लेता हूं, इन्होंने पीछे आंसर में कुछ लिखा है या नहीं, और नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसने कंस्ट्रक्शन क्या काम बोला है। देखो ना, सुनो मेरी बात, कहता है कि ड्रॉ अ सर्कल, तो सर्कल ड्रॉ कर दो, लेट्स सपोज ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब कहता है कि एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट, तो एक तो टेंजेंट होनी चाहिए, लेट्स सपोज ये वन इज टेंजेंट और एंड द अदर इज सीकेंट। तो सीकेंट तो पैरेलल तो बहुत सारी बन सकती है ना, देखो अदर तो सीकेंट ही बनेगी, आप जितनी मर्जी बना लो भाई, चेक कर लो, सारी की सारी पैरेलल है और सारी की सारी सीकेंट भी है, तो इसमें कोई शक नहीं है ना बच्चों। तो आई एम श्योर बात समझ में आ गई होगी, इसमें बस इतनी सी बात बोली थी, और तो खैर कुछ नहीं है। आप ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, मिलते हैं, जय हिंद।